वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में। देखिए, जब सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो सरकार के सामने मुख्य रूप से कुछ चुनौतियां सामने आईं जो कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कहलाई थीं। आज हम इन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जब सन 1947 में 14-15 अगस्त की जो मध्य रात्रि हुई, आधी रात हुई, और उस समय जब हिंदुस्तान भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत के जो फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान सभा का एक विशेष सत्र बुलाया और उस विशेष सत्र को संबोधित किया। संविधान सभा के सभी लोगों को संबोधन दिया और उस संबोधन को नाम दिया जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से, और हिंदी में इस भाषण का जो नाम है वो है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। देखिए, ये एक ऐसा प्रसिद्ध भाषण था जिसके अंदर भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान सभा को, देश के सभी लोगों को इस बात से अवगत कराया कि अब हम अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थीं उस समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थीं। देखिए, जब भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की सरकार के सामने सबसे पहली और बड़ी जो चुनौती थी वो थी कि देश को कैसे संयुक्त और एकजुट बनाया जाए। अर्थात पहले भारत के अंदर जो देसी रजवाड़े हुआ करते थे, ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़े, दो अलग अलग तरह की यहाँ सरकारें चल रही थी। पहला ब्रिटिश भारत था जिसका कंट्रोल डायरेक्ट अंग्रेज़ों के हाथ में था, और दूसरा देसी रजवाड़े जिसमें हमारे देश के ही कुछ लोग जो राजा हुआ करते थे वो शासन चला रहे थे। तो ऐसी पोजीशन में जब सन 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश की सरकार के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था, सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो यही थी कि देश को कैसे संयुक्त बनाया जाए, एकजुट बनाया जाए। इस समस्या से निपटना था देश की सरकार को। राष्ट्र निर्माण की जो दूसरी चुनौती थी वो थी कि अब हम लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाएंगे, और लोकतंत्र की स्थापना करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र रहा उस समय, और इतने बड़े राष्ट्र में जनता, जिसको पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा सरकार चुनने का, सरकार का चुनाव कैसे किया जाएगा, सरकार के काम कैसे होंगे, इन सारी बातों पर यदि सरकार के सामने चुनौती की बात करें तो सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाए। इसके बाद जो अंतिम और तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्र निर्माण की चुनौती उस समय देश की सरकार के सामने थी वो थी गरीबी और बेरोजगारी जैसी जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं से निपटना। देखिए, सरकार को इस तरह से काम करना था कि जो सरकार है उससे भलाई का काम किसी भी एक तबके का, किसी भी एक ग्रुप के लोगों का ना हो। देश के अंदर रहने वाले सभी तबके के लोगों, सभी तरह के लोगों को सरकार की हर नीति का फ़ायदा मिले, सरकार सभी के लिए प्रयास कर पाए। इसमें गरीब लोग जो हैं, बेरोजगार जो लोग हैं, इन सभी लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार की ये जो तीसरी समस्या थी, ये उस समय देश की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। तो कुल मिलाकर ये 3 चुनौतियां थीं जिस पर हम एक एक कर चर्चा करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देश को संयुक्त और एकजुट बनाने वाली जो बात है, इस चीज़ पर चुनौती करते हैं और इस चुनौती पर चर्चा करते हैं। और इस चुनौती के अंदर हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो भारत का विभाजन हुआ, उस विभाजन की जो समस्या थी, वो भारत के विभाजन की जो समस्या थी वो क्या समस्या थी। देखिए, सबसे पहले भारत विभाजन जो हुआ सन 1947 में 14-15 अगस्त को हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र बन गया था, और 15 अगस्त 1947 को भारत, जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, वो भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजी हुकूमत से। तो भारत की जो विभाजन की समस्या थी, भारत के विभाजन ने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करी देश के अंदर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारत का जो विभाजन हुआ वो किस सिद्धांत के आधार पर हुआ था। भारत का विभाजन द्वि राष्ट्र का एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत के आधार पर हुआ, और भारत का विभाजन करके टुकड़े कर कर 2 अलग अलग देश बन गए। पहला भारत था, दूसरा पाकिस्तान। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में भी आपको खास बात क्या ध्यान रखनी है, पाकिस्तान
जिसे हम आज वर्तमान समय में पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वो पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, और जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वो उस समय सन 1947 में पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। और देखिए, ये जो भारत का विभाजन हुआ, ये मैंने आपको बताया कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर भारत विभाजित हुआ। हालांकि ये जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत था, मुस्लिम लीग ने जब द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर धर्म के आधार पर अलग देश के निर्माण करने की बात रखना शुरू की और उस पर जोर देना शुरू किया, तो कांग्रेस ने शुरुआती दौर में इस सिद्धांत को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे ही 1940 का दशक आना शुरू हुआ, 1940 के दशक में आते आते कुछ ऐसे राजनीतिक जो कार्य थे वो बहुत परिवर्तित हुए, राजनीतिक जो चीज़ें थी वो थोड़ा बदल सी गई, जिसकी वजह से 1940 के दशक में आते आते कांग्रेस पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर दबाव बना कि वो मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को माने। साथ ही साथ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कंपटीशन उस समय मुस्लिम लीग दे चुकी थी उसको, और मुस्लिम लीग एक कॉम्पिटिटर के तौर पर बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आई थी, जिसकी वजह से 1940 के दशक में आकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर इस चीज़ का बहुत प्रेशर पड़ा, बहुत दबाव पड़ा कि भाई अब द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मान लिया जाना चाहिए और धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्रों का विभाजन कर देना चाहिए। और इसी द्विराष्ट्र के सिद्धांत को आधारित मानकर भारत का विभाजन हुआ और भारत दो टुकड़ों में, पाकिस्तान और भारत, ये दो टुकड़ों में विभाजित हुआ सन 1947 में 14-15 अगस्त को। तो देखिए, इस विभाजन के बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये जो विभाजन हुआ, इस विभाजन ने क्या क्या समस्याएं पैदा करी देश के सामने, क्या क्या ऐसी बातें थीं जो देश के सामने आई समस्या के तौर पर इस विभाजन से। देखिए, सबसे पहली जो बात थी कि भारत के जितने भी लोग थे, इन्हें ये ऑप्शन दिया गया सरकार की तरफ से, ब्रिटिश भारत में ये बात कही गई कि भाई देखिए, अब भारत का धर्म के आधार पर विभाजन हो जाएगा, और ऐसे एरिया ढूंढे गए, ऐसी जगहें ढूंढी गई जहां मुस्लिम बहुल के लोग रहा करते थे, मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी। और ऐसी आबादी पूरे भारत के अंदर कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहां मुस्लिम बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाएं, लेकिन दो ऐसे इलाके निकले जहां मुस्लिम लोगों की आबादी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। पहला था पंजाब और सिंध वाला जो एरिया है, जिसे हम आज वर्तमान पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, ये वाला एरिया, और पंजाब और सिंध का जो एरिया था, यहाँ मुस्लिम और सिख आबादी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। दूसरा एक ऐसा एरिया था पश्चिम बंगाल की तरफ, जिसे हम आज वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ये ऐसा एरिया था उस समय भारत का जिसके अंदर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे। तो कुल मिलाकर 1947 में ये ऑप्शन दे दिया गया कि भाई ये दो एरिया भारत से अलग कर कर, भारत से टुकड़े कर कर पाकिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र बना देंगे। हालांकि जब ये ऑप्शन दिया गया लोगों को कि भाई जो लोग पाकिस्तान में हैं वो भारत आ सकते हैं, और जो लोग भारत में हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं, उन्हें अपने आप ये चूज़ करने की फैसिलिटी दी गई, उन्हें अपना निर्णय स्वयं लेने का अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो भारत में रहें, चाहे तो वो पाकिस्तान में रहें। और ऐसी पोजीशन में सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जो सभी भारतीय मुसलमान थे, जो भारतीय मुस्लिम आबादी थी, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो भारत के अंदर ही रहना चाहते थे, वो किसी भी कीमत पर भारत छोड़कर पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहते थे। तो ये विभाजन की बहुत बड़ी समस्या सामने आई उस समय देश के सामने कि जितने भी भारतीय मुसलमान थे वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। और विभाजन की एक सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जैसा कि मैंने अभी चर्चा की है आप लोगों से कि ब्रिटिश भारत के अंदर पश्चिमी भाग और पूर्वी जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश भारत का ऐसा हिस्सा था जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और इन क्षेत्रों को अलग कर कर भारत को एक करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। हालांकि देखिए, अगर आप खुद भी सोच कर देखें, खुद ये विचार कर कर देखें कि जिसे हम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, एक वो पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था उस समय, फिर दूसरा हम जिसे बांग्लादेश के नाम से आज जानते हैं वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो यदि इन दोनों हिस्सों को अलग अलग करके भारत से एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए, तो क्या भारत के सामने ये संभव था कि यदि
इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का प्रशासनिक दृष्टि से कोई कार्य होता है तो अपना या तो हवाई एरिया हम लोगों को देना पड़ेगा, हमारे हवाई क्षेत्र से ये लोग पास ऑन हो सकें एक जगह से दूसरी जगह, या तरीका या दूसरा एक ये था, उस समय डिमांड भी की गई थी कि एक गलियारे को दे दिया जाए, और गलियारा यानी अभी जो वर्तमान पाकिस्तान है वहाँ से सीधा एक गलियारा निकाल कर और बांग्लादेश तक, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ तक एक गलियारा दिया जाए और उस गलियारे के माध्यम से ये लोग प्रशासन चलाएं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो सरकार है वो प्रशासन चलाए। लेकिन यदि ऐसा हो जाता तो भारत खुद स्वयं भी दो टुकड़ों में बढ़ जाता उस गलियारे की वजह से। तो ये जो डिमांड थी उस समय नहीं पूरी की गई और ना ही मानी गई, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम के दो अलग राष्ट्र बना दिए। और ये जो राष्ट्र बनाए गए, मुस्लिम आबादी जहाँ पंजाब और सिंध का जो एरिया था वहाँ से मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी। दूसरी बात, बंगाल के जो प्रांत थे, बंगाल का जो एरिया था जिसे हम आज पश्चिम बंगाल, हमारा जो पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, उस जिसे हम आज वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस एरिया में जो मुस्लिम आबादी थी उन्हें अलग कर कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देश का विभाजन कर दिया गया। और देश का विभाजन होने के बाद कुछ अलग तरह की समस्याएं सामने आई। और देखिए, देश के विभाजन के साथ ही साथ यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में तो ये दोनों राष्ट्र, पाकिस्तान भी और भारत भी, दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। और परमाणु संपन्न राष्ट्र होने के साथ साथ इनकी जो अल्पसंख्यक आबादी थी, इन की जो अल्पसंख्यक आबादी ने समस्याएं जो सामना की, उनकी बहुत सारी समस्याएं रहीं सन 1947 में देश के विभाजन के समय। तो उस आबादी ने, उस जो अल्पसंख्यक आबादी थी, देखिए अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम, भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम हो सकते हैं क्योंकि हिंदुओं की तुलना में या अन्य धर्म के लोगों की तुलना में उनकी संख्या थोड़ी कम है। ऐसे ही जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया तो वहाँ अल्पसंख्यक की डेफिनेशन मुस्लिम नहीं, वहाँ मुस्लिम लोग संख्या में ज़्यादा थे, उनकी संख्या में कम लोग जो थे सिख थे, हिंदू थे, ऐसे लोग जो मुस्लिमों की तुलना में अल्पसंख्यक थे। तो ऐसी पोजीशन में अल्पसंख्यक जो आबादी थी उसने बहुत समस्याएं झेली उस समय, और उन समस्याओं पर हम एक बार चर्चा कर लेंगे कि आखिरकार उन्होंने क्या क्या समस्याएं झेली। देखिए, जब उन्हें ये ऑप्शन दिया गया कि भाई भारत में रहना चाहें भारत में रह सकते हैं मुस्लिम, और अगर पाकिस्तान जाना चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं, तो ऐसी पोजीशन में बहुत सारे लोग जो है ये डिसाइड कर चुके थे कि भाई हम भारत छोड़कर, मुस्लिम जो थे वो भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने लगे। और जैसे ही ये खबर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को मिली तो वहाँ से हिंदू और सिख जो लोग थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान छोड़कर भारत की तरफ रवाना होना शुरू हुआ। और इसी दौरान, इसी विस्थापन के दौरान जब समस्याएं सुलझना शुरू भी नहीं हुई थी, समस्याएं थोड़ी बहुत आ ही रही थी, तो ऐसी पोजीशन में धर्म के आधार पर धार्मिक दंगे जो हैं वो बहुत तेज़ी से भड़कना शुरू हुए। भारत के अंदर बहुत सारे मुस्लिमों को मारा गया, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सिखों को, हिंदुओं को मारा गया, और धर्म के आधार पर दंगे भड़के। और कुल मिलाकर एक मोटा मोटा अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि भारत के विभाजन के दौरान जो धर्म के आधार पर हिंसा भड़की और विभाजन के समय जो हिंसा भड़की, उसमें करीब करीब 5 से 10 लाख ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और ये विभाजन की एक बहुत बड़ी त्रासदी के नाम से जाना जा सकता है कि इतनी भारी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समस्याएं हुई थीं। और देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ जानें ही गई थी और धर्म के आधार पर जो लोग जान ले रहे थे उन्होंने सिर्फ धर्म के आधार पर ही जान ली। देखिए, भारत से जो लोग अपना देश छोड़कर, मुस्लिम लोग जो भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते थे, उनकी पूरी संपत्ति यहाँ मौजूद थी। उनके माता पिता, उनके दादा, यानी उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनकी जो पैतृक संपत्ति थी वो सारी यहाँ सिचुएटेड थी। तो ऐसी पोजीशन में जितनी भी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसे अपने साथ लिया जा सकता है, जो चल संपत्ति है, चल संपत्ति को तो हम साथ लेकर जा सकते हैं, पैसा लेकर जा सकते हैं, अपनी सोने चांदी के जेवरात जो हैं वो सारे लेकर जाया जा सकता है। इसके अलावा और ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अपना साथ ले जा सकते हैं, तो उस समय लोगों ने अपने साथ ले ली वो चीज़ें। लेकिन ऐसी चीज़ें, मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन को तो आप बैग में पैक कर ले जा नहीं सकते,
तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मुस्लिमों को अपनी ज़मीनें, अपना घर भारत में छोड़ना पड़ा। सेम सिचुएशन पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक थे, हिंदू और सिख, उनके साथ भी ये समस्या आई कि उन्हें अपनी अचल संपत्ति, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, वो अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ही छोड़नी पड़ी और अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर उन्होंने भारत की तरफ अपने आप को रवाना किया, भारत की तरफ उन्होंने रुख किया और भारत में वो रहे। तो ये विभाजन की उस समय समस्या आई। तो अब एक बार हम ये चर्चा कर लेते हैं कि क्या इस विभाजन से कुछ परिणाम भी नज़र आए। हाँ जी, परिणाम भी नज़र आए। ये जो घटनाएं मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये जो घटनाएं मैंने जिक्र करी है, ये जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई है, इसी कहानी में विभाजन के बहुत सारे परिणाम छुपे हुए हैं कि विभाजन की वजह से क्या क्या परिणाम हमारे सामने आए। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं विभाजन के पहले परिणाम पर। देखिए, यद्यपि जो ब्रिटिश भारत का विभाजन पहले से ही तय हो चुका था, पहले ही ये बात तय हो गई थी कि भाई भारत का जो विभाजन है वो धर्म के आधार पर हो जाएगा, और मुस्लिम लीग की बात कांग्रेस भी मान गई थी, लेकिन इसके बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, एक राष्ट्र का, एक देश का सबसे बड़ा, दुखद और अत्यधिक अनियोजित, बिल्कुल प्लान्ड नहीं था, अनप्लान्ड विभाजन हुआ। मतलब सिर्फ कह दिया गया कि भाई भारत के अंदर जो मुस्लिम रह रहे हैं वो भारत छोड़कर पाकिस्तान जा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है, और जो पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक यानी हिंदू और सिख रह रहे हैं वो अपनी मर्जी से भारत आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई भी प्लान नहीं किया गया, और ये बहुत बड़ी समस्या रही भारत विभाजन की कि ये बिल्कुल अनप्लान्ड विभाजन था। और पहले ऐसा दुनिया के इतिहास में कभी हुआ नहीं कि इतना बड़ा विभाजन किसी देश का और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पुनर्स्थापन होना, विस्थापित होना, ऐसा हुआ हो कभी। तो ये अनप्लान्ड था सब कुछ। ये जो इतने सारे लोगों का विस्थापन हुआ, ये पूरी तरह से अनियोजित था। इसके बाद देखिए, विभाजन का दूसरा जो परिणाम था, इस विभाजन की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक आधार पर, धर्म के आधार पर दंगे हुए। यहाँ लोगों को बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी और सामूहिक रूप से हत्याएं भी हुई। यहाँ भारत के अंदर बहुत सारे मुस्लिमों को मारा गया, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सिखों को, हिंदुओं को मारा गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था कि लोगों ने सिर्फ अपनी जानें गंवाई। इस दौरान, इस घटना के दौरान, इस विभाजन के दौरान लोगों ने अपने परिवारों को भी खोया, क्योंकि परिवारों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो एक देश छोड़कर दूसरे देश में नहीं जाना चाहते थे। तो कुछ परिवार के लोग चाहते थे कि भाई वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, लेकिन कुछ लोग ये चाहते थे कि भाई नहीं, हम भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते हैं या पाकिस्तान छोड़कर भारत आना चाहते हैं। तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे परिवार भी अलग हुए। इसके अलावा सीमा के जो दोनों तरफ, यानी भारत में भी शरणार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई और पाकिस्तान में भी बहुत सारे शरणार्थी लोग हुए। इसी दौरान आर्थिक मंदी भी झेलनी पड़ी लोगों को, बेरोज़गारी झेलनी पड़ी, गरीबी की समस्या आई, और ये बहुत सारे ऐसे परिणाम रहे जिसने देश के विभाजन ने इन सारी छोटी छोटी समस्याओं, छोटी तो नहीं कह सकते, देखिए मंदी होना, बेरोज़गारी होना, महंगाई का बढ़ना, गरीबी, ये छोटी समस्याएं नहीं हैं, लेकिन विभाजन के वजह से जब लोग अपना देश छोड़कर, मान लीजिए जो कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, तो भारत में वो सिर्फ अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी लेकर आ गए, कुछ पैसा या कुछ जेवरात लेकर आ गए, लेकिन उनकी बाकी की जो संपत्ति थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, उनकी जो ज़मीन थी, वो तो पाकिस्तान में ही रह गई थी, जिसकी वजह से यहाँ वो अपना रोज़गार सही से स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि पहले जहाँ रह रहे थे वहाँ उनका रोज़गार का अपना काम धंधा जो था, वो उस काम धंधे को बहुत आसानी से चला रहे थे। लेकिन उसकी वजह से, ये विभाजन होने की वजह से, और जब विस्थापित हुए लोग, तो बेरोज़गारी और गरीबी जैसी समस्याएं भी लोगों को पूरी तरह से झेलनी पड़ी थी। इसके बाद देखिए, और ये जो सांप्रदायिक रूप से दंगे जो चल रहे थे, इन सांप्रदायिक दंगों की यदि हम बात करें तो जब 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के बाद ही इन दोनों देशों में, भारत में और पाकिस्तान में, जो धर्म के आधार पर सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, वो सांप्रदायिक दंगे समाप्त हो गए, क्योंकि एक अहिंसा का पुजारी उस समय इस बात को लेकर बहुत आहत था कि उसके देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, उसके हृदय के 2 टुकड़े कर दिए गए। और
विभाजन जो हुआ वो सही में, सही मायनों में बहुत ही दुखद था। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या वाली बात थी कि भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। भारत के जो लोग थे उनके बीच में एक सीमा खींच दी गई और उसके परिणाम तो देखिए आज तक हमें नज़र आते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही ऐसे राष्ट्र हैं जो कि कहीं ना कहीं टेंशन में रहते हैं। आपसी इनके रिश्ते बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। समय समय पर कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं जो हैं हमारे सामने आती हैं, ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध, आपसी जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ये कुल मिलाकर भारत के विभाजन की पूरी कहानी थी, जो सन 1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत के दो टुकड़े कर कर भारत और पाकिस्तान नाम के जो दो राष्ट्र बने। उस राष्ट्र के निर्माण के समय विभाजन की जो प्रक्रिया थी वो क्या प्रक्रिया उस समय फॉलो की गई, साथ ही साथ विभाजन के जो परिणाम हुए मैंने उन पर भी चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी।